नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, एमपी टेट वर्ग 3 जो एग्ज़ाम आपके अभी चल रहे हैं। और 5 मार्च से 12 मार्च तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो या फिर सेकेंड शिफ्ट का, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका यहाँ पर हम एक जो है सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। टॉप 100 प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वो लोग जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में होना है, तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और भी बच्चों का यहाँ पर भला हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और जीन पियाजे से संबंधित आपसे काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर बात करें जीन पियाजे की, तो ये जो है एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। तो वो 4 प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली अवस्था इन्होंने बताई है संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी बताई गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। और तीसरी यहाँ पर बताई गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। और अगली जो है लास्ट चौथी, ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये होती है 11 से 15 वर्ष तक। तो ये जो है 4 प्रमुख अवस्थाएं जीन पियाजे से संबंधित हैं, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, ये कहा जाता है लुईस ब्रेल को। किसे कहा जाता है? लुईस ब्रेल को ब्रेल लिपि का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पौधों से। तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये जो है कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1972 को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार रिपीट हो चुका है। और इससे ही रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन पता होने चाहिए, जैसे कि एक होता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 को हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये हुआ था आपका 1972 में। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, सॉरी यहाँ पर 76 नहीं है, 1973 है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 को। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैव विविधता अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो जैव विविधता जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न, यानी कि वाइगोस्की से भी आपके संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वाइगोस्की जो थे ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा दिया गया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया था वाइगोस्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था आरबी कैटल के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तरल ठोस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आरबी कैटल के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग से संबंधित। तो कोहलबर्ग से संबंधित भी आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो कोहलबर्ग जो थे ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने 3 प्रमुख स्तर बताए थे। वो 3 प्रमुख स्तर कौन कौन से हैं? तो पहला उनमें से है आपका प्राक रूढ़गत स्तर, या इसी को कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा है रूढ़गत नैतिकता स्तर, या इसको कहते हैं परंपरागत स्तर। तीसरा यहाँ पर दिया गया है, ये है उत्तर रूढ़गत स्तर, या इसको कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये जो है 3 प्रमुख स्तर हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर
नैतिक मूलक सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है? तो ये रहता है परंपरागत स्तर पर। कब रहता है? परंपरागत स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, होवार्ड गार्डनर का। तो होवार्ड गार्डनर जो थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और होवार्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था होवार्ड गार्डनर के द्वारा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। वहाँ से आपको एनईपी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसके जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें नई शिक्षा नीति की, तो ये जो है 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसके ही अंतर्गत जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नई शिक्षा नीति से है ये, और यहाँ पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो ये दिया गया है मातृभाषा, और इसी को हम कह सकते हैं स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा पर। तो बालक को जो है किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? उसी की मातृभाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में ही हमें उसको शिक्षा देनी है। ये यहाँ पर एनईपी में बताया गया है। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो पहले यहाँ पर जो पाठ्यक्रम चलता था वो चलता था 10+2 का, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नया पाठ्यक्रम है वो है 5+3+3+4, यानी कि जो पहले 5 साल हैं उसमें बालक पहले 5 साल के जो 3 वर्ष होंगे उसमें आंगनवाड़ी में शिक्षा प्राप्त करेगा। फिर जो उसी 5 के जो अगले जो 2 वर्ष बचते हैं उसमें वो पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो ये 3 आएगा, इस 3 में क्या होगा कि वो तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा में अध्ययन करेगा। फिर अगला जो 3 है इसमें जो आएगा तो वो आ जाएगा 6, 7, 8 की पढ़ाई करेगा, और जो लास्ट के 4 साल हैं ये, इसमें जो बच्चा है वो पढ़ेगा 9th, 10th, 11th और 12। तो इस तरीके से ये यहाँ पर पाठ्यक्रम लाया गया है। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक जो है वो है एनसीएफ का। इससे भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो एनसीएफ 2005 जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा इसे कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने, और एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है वो क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम। अगला है एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो ये बल देता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। किस पर देता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर ये जो है बल देता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है राज्य और उससे संबंधित अत्यधिक पसंद किए जाने वाले भोजन के बारे में। तो एक तरफ आपको राज्य दे देगा और एक तरफ दे देगा कि इसका जो पसंदीदा भोजन है वो क्या है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो केरल की अगर बात करें तो केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ये वहाँ का प्रिय भोजन है। आगे है आपका कश्मीर। तो कश्मीर में क्या है? सरसों के तेल में बनी मछली, ये यहाँ का है फेमस। नेक्स्ट है गोवा। तो गोवा में क्या है? नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, ये यहाँ का प्रिय भोजन है। अगला है हांगकांग। तो हांगकांग में है आपका पकाया हुआ सांप। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर है स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र के बारे में जो बने जो सामान्य घर हैं, तो इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको स्थान दे दिए जा रहे हैं और वहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस टाइप के घर यहाँ पर बने होते हैं। तो अगर बात करें मनाली में, तो मनाली में यहाँ पर जो है घर हैं वो है पत्थर या लकड़ी से बने हुए, और ये जो है ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? मनाली में। अगला है राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो मिट्टी के घर जिनकी छतें जो हैं कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, इस टाइप के घर मिलते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट देखते हैं तो असम आता है। तो असम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो घर हैं वो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला है लद्दाख। तो लद्दाख में जो घर हैं वो पत्थर के बने घर होते हैं, लेकिन इनकी जो फर्श होती है और जो छतें होती हैं ये लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर है स्लॉथ से संबंधित प्रश्न। तो ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लॉथ से संबंधित। तो स्लॉथ क्या है? तो स्लॉथ एक जो है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी जानवर होता है। तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि स्लॉथ जो है कैसा जानवर है? तो ये एक शाकाहारी जानवर होता है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह देखने में भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू से भिन्न होता है। यह दिन के 17 घंटे, कितने? 17 घंटे लगभग वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। तो ये बातें आपको स्लॉथ के बारे में पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और यह जीवित रहने के लिए पेड़ की पत्तियों को खाता है। तो इसका जो भोजन होता है वो पेड़ की पत्तियां होती हैं और ये जो है लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। तो इतनी जानकारी आपको स्लॉथ के बारे में पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण की जो मुख्य थीम है 6, उनमें से आपको कोई भी वो पूछ सकता है। तो कौन कौन सी ये 6 मुख्य थीम है ये आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से पहली है आपकी परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, फिर है पानी, आवास, यात्रा और छठवीं है आपकी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। नोट में यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि काम, कौमा खेल, जानवर और पौधे, ये जो है चारों परिवार एवं मित्र की उपथीम है। यानी कि ये मुख्य थीम नहीं है, ये उपथीम है किसकी? परिवार एवं मित्र की। तो ये बात आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है नेपेंथीस पौधे से संबंधित प्रश्न। तो नेपेंथीस पौधे जो हैं इससे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो ये जो है एक शिकारी पौधा होता है। कौन सा? नेपेंथीस जो पौधा है ये आपका एक शिकारी पौधा है जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो इसका जो आकार है ये लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर घड़े में फंस जाते हैं और ये उनका शिकार बना लेता है। आगे देखते हैं। तो ये पौधे जो हैं ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इस पौधे के बारे में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है आपकी चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये है आपकी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है आपकी वुलर झील और ये पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ के नेशनल पार्क भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कान्हा हुआ, पन्ना टाइगर रिजर्व हुआ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हुआ। तो ये सभी आपके कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल से संबंधित प्रश्न। तो ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सौरमंडल की अगर बात करें तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ये दिया गया था केपलर के द्वारा। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। और सौरमंडल में ग्रहों की टोटल संख्या कितनी है? तो ये है 8। तो 8 वो जो हैं कौन कौन से ग्रह हैं? तो उनमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो ये है आपका बुध।
सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है आपका बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए तो ये है आपका गयानीमोड। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की बहन या भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र को। अगला है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पृथ्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो हम इसको पहले बता चुके हैं आपको, ये हुआ था 1986 को। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो ये भी हमने आपको अभी बताया था 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल से संबंधित प्रश्न। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो ये है आपकी 78%। वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये पड़ती है आपकी 21%। वायुमंडल में परतों की संख्या कितनी है, तो ये है टोटल 5। कौन कौन सी परतें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्षोभ मंडल है सबसे पहले यही मिलती है, फिर आती है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर आता है आपका लास्ट में बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित प्रश्न। तो सबसे तेज शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट 50 से 75% तक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिजोरम के समवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैप से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो मिजोरम के जो समवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, ये जो है मिजोरम के समवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये जो हैं आपके तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ का जो फेमस लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। और कर्नाटक का कौन सा है, तो कर्नाटक का है आपका यक्षगान। अगला क्वेश्चन है अरब सागर से कितने सटे हुए राज्य हैं, तो इनमें से आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा और गुजरात, यानी कि ये सभी जो राज्य हैं ये अरब सागर से सटे हुए राज्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पटना से चंडीगढ़, पटना से चंडीगढ़ किस दिशा में है, तो ये है आपका पड़ता है पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में। तो दिशाओं का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो पटना से चंडीगढ़ किस दिशा में है, तो ये है आपका उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आंवला में और पालक में तथा गुड़ में, यानी कि जो लौह तत्व है ये सर्वाधिक आपका आंवला, पालक और गुड़ में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छऊ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का। नेक्स्ट है चोंग किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चोंग जो है ये आपका नागालैंड का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन भरतनाट्यम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो अभी हमने आपको बताया ये है आपका तमिलनाडु का। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है रेल टिकट, रेल टिकट पर यात्री का कितना विवरण दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यात्री का नाम और उसका विवरण। अगला क्वेश्चन है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केचुआ को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी, तो ये थी अवनी लेखेरा। अवनी लेखेरा जो थी ये पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा रहे हैं उनमें से आता है विटामिन। तो विटामिन से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विटामिन की खोज किसने की थी, तो ये की थी फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन आवश्यक होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, तो बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, तो एक है आपकी विटामिन बी और एक है आपकी विटामिन सी। और अगर आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील कौन है, तो वसा में घुलनशील है आपकी KEDA यानी कि कीड़ा। कीड़ा इसकी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो हैं ये सब वसा में घुलनशील हैं। अगर बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है।
विटामिन सी से कौन होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स रोग यानी कि सूखा रोग हो जाता है। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, तो जनन शक्ति का कम हो जाना, ये हो जाता है। और अगला है विटामिन के की कमी से, तो रक्त का थक्का न बनना, ये होता है आपकी विटामिन के की कमी से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया गया था थॉर्नडाइक महोदय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितनी होती हैं, तो विटामिन बी की कमी से, ये यहाँ पर गलत मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 14। कितनी होती हैं, 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष की छाल से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बाल विकास से संबंधित प्रश्न। तो बाल विकास से संबंधित प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो टोटल ये जो है 4 अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था कहते हैं जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था होती है आपकी 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था आ जाएगी आपकी 18 वर्ष से मृत्यु तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया गया था BF स्किनर के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन है लैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है भाषा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो भाषा अधिगम का सिद्धांत दिया गया था चॉम्स्की के द्वारा। तो ये जो है तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण से संबंधित प्रश्न। तो प्रदूषण से संबंधित प्रश्न आपके कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है, तो ये है आपकी CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से। किससे है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है आपका ग्रीन मफलर। अगला है भारत में प्रदूषित नदी कौन सी है, तो ये है आपकी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1984 ईस्वी को, और इसका जो कारण था वो था MIC क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जो है इसका मुख्य कारण रही है भोपाल गैस त्रासदी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कृषि से संबंधित प्रश्न। तो पिसीकल्चर का संबंध किससे है, तो ये होता है मछली पालन से। सेरीकल्चर का अगर आपसे पूछा जाए तो सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम कीट पालन से। अगला है एपीकल्चर, तो एपीकल्चर का संबंध होता है मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर का जो संबंध होता है ये होता है केंचुआ पालन से। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रेंगुर मिट्टी। तो रेंगुर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है काली मिट्टी के नाम से, और काली मिट्टी में ही आपकी कपास की खेती की जाती है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न, यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न आपसे काफ़ी पूछे जा रहे हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह का नाम क्या था, तो ये था एक्सप्लोरर 1। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है तिलहन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये है आपका नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे पहले आती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, फिर है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, और फिर है आपकी लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है मुखरैला मिट्टी के नाम से। किसे, लेटेराइट मिट्टी का जो एक अन्य नाम है वो है आपका मुखरैला मिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खादर एवं बांगर किस किस्म की मिट्टी हैं, तो ये जो है एक जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को। और आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आईपीएल से संबंधित। तो यहाँ पर आईपीएल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे कि आईपीएल में अगर जो पूछा जाए कि पहला जो है आईपीएल ये कब आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था 2008 में। और इसका विनर कौन रहा था, तो ये रहा था राजस्थान रॉयल्स। और इसके कैप्टन जो थे वो थे शेन वॉर्न। और हाल ही में जो हुआ है आपका 2021 में, इसमें कौन जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 का खिताब जीता था। और इसके जो कैप्टन थे वो हैं महेंद्र सिंह धोनी। और इससे पहले आपका 2020 का अगर पूछा जाए तो 2020 में आईपीएल जीता था मुंबई इंडियंस ने। और इसके कैप्टन कौन हैं, तो इसके कैप्टन हैं आपके रोहित शर्मा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नागल जो बांध है ये सतलज नदी पर बना है। और ये है कहाँ पर, तो उत्तराखंड में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो ये बना है आपका नर्मदा नदी पर। और ये पड़ता है आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यथा समय में कौन सा समास है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन है। यथा समय में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है नयन में कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी आपकी अयादि संधि। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में टोटल जो मूल व्यंजन है वो है 33। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है रंग में भंग ये जो है रचना किसकी है, तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। रंग में भंग किसकी रचना है, ये है मैथिली शरण गुप्त की। अगला है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो बहुत ही सिंपल है ई प्रत्यय है। अगला है क्वेश्चन जो सब कुछ जानता हो तो वो कहलाता है आपका सर्वज्ञ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अग्नि का विलोम शब्द क्या है, तो अग्नि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा जल या फिर पानी। अगला क्वेश्चन है भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या कहलाती है, तो ये होती है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू किसकी रचना है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद की एक फेमस रचना है, याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कोयले की दलाली में मुँह काला इसका अर्थ क्या है, तो कोयले की दलाली में मुँह काला इसका अर्थ है बुरे काम में बुराई मिलना। बुरे काम में बुराई मिलना इसका अर्थ हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो अलंकार से प्रश्न आपको पढ़कर जाना होगा, बहुत ही पूछे जा रहे हैं। अगला है आपका टॉपिक जो है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लेना। अगर पर्यायवाची आपने नहीं पढ़े हैं तो इसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे है आपका संज्ञा से संबंधित प्रश्न, ये भी पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं तो जैसे आपका हुआ छंद दोहा, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें मैथ की यानी कि गणित की, तो एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। त्रिभुज हुआ, आयत से संबंधित प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं। समय हुआ, दूरी से संबंधित, ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। अनुपात से संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे यहीं पर अगर बात करें तो साधारण ब्याज, इससे संबंधित आपको प्रश्न जरूर पढ़कर जाना होगा। प्रतिशत भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का, इसे तो आप बिल्कुल ही ना छोड़िएगा। विभाज्यता के जो नियम हैं ये भी आ रहे हैं। घनाभ से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वर्ग के विकर्ण से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी जो चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। भिन्न से संबंधित प्रश्न हुए, औसत से हुए, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, घातांक करणी, और संस्कृत में अगर बात करें तो पैराग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पैराग्राफ के क्वेश्चन आप वहीं से बना सकते हैं, सिंपल आता है, कोई इतना हार्ड नहीं आ रहा है। चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर बात करें तो अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न ये भी आपके कई बार यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इसरो से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जीएसएलवी, पीएसएलवी, रोहिणी से संबंधित प्रश्न हैं, घास स्थल मैदानों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हमने आपके साथ डिस्कस किया।
तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिनकी जो एग्ज़ाम आने वाले समय में होना है तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।